जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री की सीरीज भी हम चला रहे हैं, जिसमें आप आज जानेंगे, जिसका हमारा 7वां एपिसोड है, यानी कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री के बारे में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से वो प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका नाम है वीपी सिंह। तो वीपी सिंह के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारे लोगों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और भी कई नाम हैं, जिनमें अगर मैं और भी नाम लेना चाहूँ, राजीव गांधी हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए। तो इन सब के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री कैसे बने, क्योंकि आज तक 1947 से 2024 के बीच में अभी तक तो सिर्फ 14 लोग ऐसे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँच पाए हैं। तो सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, किस प्रकार से वीपी सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त होता है। बात है 16 मई 1987 के। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन दिल्ली के बोट क्लब ग्राउंड में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री भारत के थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनके बारे में हमने कल चर्चा की है, राजीव गांधी, इसमें भाषण देने वाले थे। रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके और राजीव पर हमलावर वीपी सिंह ने तय किया कि उन्हें भी इस रैली में शामिल होना है। यानी कि हमें लगता है कि इनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन जबरन रैली में शामिल होना चाहते हैं, जैसा कि बहुत बार ऐसा आपने बहुत सारे घटनाक्रम देखे होंगे। धूप बहुत तेज थी, लोग सर पर गमछा लपेटे हुए वहाँ पर खड़े थे। पसीने से तरबतर भी होने के बावजूद लोग उस भाषण को सुनना चाहते थे। इसी बीच में अपने सर पर गमछा लपेटे पसीने से तरबतर वीपी सिंह सबसे आगे की पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ दिन पहले ही वीपी सिंह की मां का निधन भी हुआ था और उन्होंने सिर मुड़वाया भी था और इसलिए उनको गर्मी और भी ज़्यादा लग रही थी। राजीव गांधी भाषण देना शुरू करते हैं और उन्होंने कहा कि आज हमें याद रखना है कि कैसे हमारे बीच से मीर जाफर उठे थे, जयचंद उठे थे भारत को बेचने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए। उनको हम करारा जवाब देंगे। उस समय के वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी जो थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द डिसरप्टर, हाउ वीपी सिंह सूक इंडिया। इसमें वो लिखते हैं कि जयचंद कथित रूप से वीपी सिंह के पूर्वज थे। ठीक है, जयचंद के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान के समय जयचंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनके साथ धोखा किया था और ऐसा माना जाता है। और जबकि जयचंद के परिवार हुए या जयचंद जिस राज्य क्षेत्र से आते हैं वहाँ के लोगों की बात करें तो ये जो कहानियाँ हैं कहीं ना मनगढ़ंत है, लेकिन हिस्टोरी में जयचंद को एक तरह से धोखेबाज के रूप में जाना गया है। जैसे कि लंका में रावण के साथ धोखा विभीषण ने किया था, ऐसे ही ये सवाल उठते रहे हैं जयचंद पे। और ये जो वीपी सिंह थे कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए थे, ऐसा इस किताब के जरिए बताया गया था, जो किताब है द डिसरप्टर, हाउ वीपी सिंह सूक इंडिया। यानी कि जयचंद कथित रूप से वीपी सिंह के पूर्वज थे। राजीव का इशारा साफ था, वीपी अपमानित हुए, यानी कि राजीव गांधी इनडायरेक्ट में वीपी सिंह को अपमानित कर रहे थे। वो तत्काल रैली छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद ही वीपी सिंह ने मन बना लिया कि वो राजीव को प्रधानमंत्री पद से हटाकर ही दम लेंगे। आपको बता दें कि राजीव गांधी के बारे में जब हम कल डिटेल में चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने ये भी बातें बताई थी कि बहुत सारे घोटाले जो थे कांग्रेस के मत्थे चढ़ चुके थे, जिनमें एक बड़ा घोटाला था बोफोर्स कांड। इसमें वीपी सिंह को भी चुनावी फायदा मिल रहा था और इसको लेकर राजीव गांधी को वो कहीं ना कहीं घेर रहे थे। बात है 18 मार्च 1986 को। भारत सरकार और स्वीडन में हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की डील हुई। इसके जरिए इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 होवित्जर तोप सप्लाई की जानी थी। इसके एक साल बाद 16 अप्रैल 1987 को एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया कि इस डील के लिए भारत के नेताओं और सैन्य अधिकारियों को कंपनी ने रिश्वत दी है। इसके पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने राजीव की सहमति के बिना एक दूसरे रक्षा सौदे में जांच शुरू करवा दी थी। देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं कि वीपी को जानकारी मिली कि HDW सबमरीन सौदे में कुछ गड़बड़ी हुई है। वीपी ने तत्कालीन रक्षा सचिव को बुलाकर इस डील की जांच करने को कहा। जब ये बात बाहर आई तो राजीव गांधी नाराज हो गए। कांग्रेस के अंदर ही वीपी के खिलाफ बातें होने लगी और पार्टी के सांसद खुलकर वीपी सिंह का विरोध करने लगे। इसके चलते वीपी ने 12 अप्रैल 1987 को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 4 दिन बाद बोफोर्स कांड का भी मुद्दा गर्म हो गया और वीपी सिंह मुखर होकर राजीव गांधी पर निशाना साधने लगे, आरोप लगाने लगे। इसके चलते उन्हें कांग्रेस से भी निकाल दिया गया और वीपी सिंह ने जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली।
1988 में जन मोर्चा का विलय जनता दल में हो गया। ये वही जनता दल है जो पीछे भी कई प्रधानमंत्री दे चुके हैं। वीपी सिंह ने बोफोर्स कांड के दम पर 1989 का चुनाव लड़ा और राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रचार किया और हर नागरिक को इस बोफोर्स घोटाले यानी कि इस भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए पूरा कैंपेन चलाया। वीपी सिंह ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इस नारे के साथ वीपी सिंह ने अपना कैंपेनिंग यानी कि चुनाव प्रचार चालू कर दिया। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम है रशीद किदवई। वो बताते हैं कि वीपी सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक कागज जेब में लेकर चलते थे। वो भाषण देते हुए कहते कि मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले के पैसे जमा हैं। आपको ये कागज देखकर वो दिन याद आ रहे होंगे केजरीवाल के, जब वो केजरीवाल ऐसे भरे मंच पर एक अलमारी होती है उसमें हथौड़ा लेकर ताला तोड़ते हैं और ढेर सारे फाइल निकाल कर कहते हैं कि ये देखिए बहुत सारे मतलब कांग्रेस और जो भी थे जिनके खिलाफ वो बातें करते थे उनके घोटालों की बात करते थे। खैर आज वो जेल में हैं। 3 नवंबर 1988 को पटना में एक चुनावी रैली में वीपी सिंह ने राजीव गांधी के स्विस बैंक के खुफिया खाते का राज खोलने का दावा किया। यानी कि राजीव गांधी के स्विस बैंक के जो खुफिया खाते थे उनकी जानकारी लीक करने की या जानकारी सार्वजनिक करने की बात कही 3 नवंबर 1988 को पटना यानी कि बिहार की राजधानी में। इसके अगले दिन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने जनसत्ता में लिखा कि स्विस बैंक कारपोरेशन के इस खाते का नंबर 99921 PU है, यानी कि 99921 PU है। इस खाते में बोफोर्स सौदे के कमीशन में मिले इतने डाटा यहाँ पर लिखा है कि इसको मुझे काउंट करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 3,20,76,709 स्वीडिश क्रोमर, यानी कि लगभग तब का 8 करोड़ रुपए, यानी कि 3,20,76,709 स्वीडिश क्रोमर जो था उसको उस समय अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो 8 करोड़ रुपए हो जाएंगे। यानी कि ये घटना 1988 की है। आज के समय में तो ये कितना आगे जाएगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये खाता लोटस के नाम से था, लोटस, ठीक है। वीपी ने चुनौती दी कि लोटस और राजीव का अर्थ एक ही होता है। अगर यह बात गलत निकली तो वो संन्यास लेने को तैयार है, यानी कि पूरा दावा ठोक दिया। हालांकि 17 दिसंबर 1988 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लेखक भवानी सिंह गुप्ता फ्रॉम बोफोर्स टू बोफोर्टीज नामक आर्टिकल में लिखते हैं 10 नवंबर 1988 को वीपी संसद में नई संसदीय कमेटी बनाकर बोफोर्स कांड की जांच कराने की मांग करते हैं, लेकिन राजीव गांधी के स्विस अकाउंट की जानकारी को लेकर एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो इस दावे को साबित नहीं कर पाएंगे। यानी कि उन्होंने चुनावी रैली में भले ही बातें कर दी या लोगों से कह दिया कि ये अकाउंट है 999 वाला, और लेकिन जब ये संसद में बातें उठी तो वहाँ पर उन्होंने उसका कहीं पर डिफरेंस नहीं दिया, और ये कारण ये था कि वो इस बात को साबित नहीं कर पाएंगे। 1989 के लोकसभा चुनाव में 198 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे रह गई। बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक गठबंधन नेशनल फ्रंट को बहुमत मिल चुका था। नेशनल फ्रंट में शामिल जनता दल को 143, भाजपा को 85 और वाम मोर्चे को 52 सीटें मिली थी। वहीं द्रमुक, असम गण परिषद, तेलुगु देशम जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को 9 सीटें मिली। इन सीटों का जोड़ 289 होता है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 17 अंक ज़्यादा था और प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त किसी ना किसी को होने ही वाला था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफ़ी नहीं में लिखते हैं, वीपी ने बोफोर्स के मुद्दे को देश की जनता के सामने ऐसे पेश किया कि बोफोर्स भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया। इसका फायदा वीपी सिंह और नेशनल फ्रंट को 1989 के लोकसभा चुनाव में हुआ। देश की जनता चाहती थी कि वीपी सिंह ही अगले प्रधानमंत्री बने। देवीलाल के सहारे लिखी गई वीपी को पीएम बनाने की इबारत बहुमत मिलने के बाद भी 3 दिनों तक संसदीय दल की बैठक टलती रही। 30 नवंबर 1989 को चंद्रशेखर अपने आवास 3 साउथ एवेन्यू लेन पर नंबूदरी पाठ, ज्योति बसु और अटल बिहारी वाजपेयी से चर्चा कर रहे थे और प्रधानमंत्री के पद के दावेदारी को देखने की तय कर रहे थे कि कौन बन सकता है देश का अगला प्रधानमंत्री। इसी दौरान ओडिशा भवन में भी एक बैठक चल रही थी। इसमें देवीलाल के सहारे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की योजना बन रही थी। इस बैठक में देवीलाल, अरुण नेहरू, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और ओडिशा के बीजू पटनायक मौजूद थे। कुलदीप नैयर लिखते हैं, बैठक में देवीलाल ने कहा कि वीपी एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन परेशानी ये है कि मैंने चंद्रशेखर को जुबान दी है और मैं मुकाबले में जरूर उतरूंगा।
अगर वीपी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। ये बात वहां मौजूद हर नेता को पता थी। इसके बाद देवीलाल ने चंद्रशेखर को उड़ीसा भवन बुलाया। चंद्रशेखर ने कहा कि संसदीय बैठक में देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अनुमोदन मैं खुद करूंगा। चंद्रशेखर के कड़े तेवरों को देख उनके सामने सबने हामी भर दी। चंद्रशेखर की गैर मौजूदगी में वीपी सिंह को पीएम बनाने की प्लानिंग की गई। अरुण नेहरू ने यह भी व्यवस्था बनाई कि ताऊ देवीलाल अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला से भी न मिल पाए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जनता दल के उन नेताओं में से थे जो चंद्रशेखर का समर्थन करते थे। ऐसे में चौटाला अगर अपने पिता देवीलाल से कुछ कहते तो वो पुत्र मोह में आकर उसे करने के लिए तैयार भी हो जाते। तो किस प्रकार से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्या घटनाक्रम था, अब उस पर हम चर्चा करते हैं। वो दिन आ चुका था 1 दिसंबर 1989। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जनता दल की संसदीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वीपी सिंह, देवीलाल, मधु दंडवते, अजीत सिंह और जनता दल के सभी सांसद और दिग्गज नेता पहुंचे। इनके अलावा खुद को प्रधानमंत्री पद का सशक्त उम्मीदवार मानने वाले चंद्रशेखर भी बैठक में पहुंचे। चंद्रशेखर उस वक्त मलेरिया के बुखार में तड़प रहे थे। इस बैठक को आयोजित करने की जिम्मेदारी अफसर से नेता बने और चंद्रशेखर के करीबी यशवंत सिन्हा को सौंपी गई थी। उन्होंने अपनी किताब रिलेंटलेस में इस वाकये को लिखा है। जैसे ही संसदीय दल की बैठक शुरू हुई, वैसे ही मधु दंडवते ने वीपी सिंह से प्रस्ताव रखने के लिए कहा। इस पर वीपी तेजी से खड़े हुए और हवा की रफ्तार से बोलने लगे। वीपी ने ताऊ देवीलाल को पीएम बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा। इसके बाद हाल में 2-4 तालियां ही बजी। ये खबर हाल के बाहर कान लगाए खड़े पत्रकारों तक पहुंच गई और देश दुनिया में देवीलाल को भारत का प्रधानमंत्री बताया जाने लगा। लेकिन ये खबर 10 मिनट भी न टिक सकी। हुआ यूं कि देवीलाल खड़े हुए और बोले, मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ, यानी कि मुझे प्रधानमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोचिए कितना बड़ा दिल रहा होगा देवीलाल का कि उन्हें प्रधानमंत्री खुद वीपी सिंह के द्वारा चुना जा रहा था और वो खुद कह रहे थे कि भैया मुझे ताऊ ही रहने दो, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो ये ऐसा सुंदर संयोग आप भारत में ही देख सकते हैं, जहाँ आप देखते हो कि छोटी छोटी पदों को लेकर लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीपी सिंह खुद पदों को लेकर राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का पूरा मामला, षड्यंत्र कहें या जो भी था, सच्चाई थी, वो लेकर चुनाव लड़ जाते हैं। और वहीं देवीलाल को जब प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाने लगा तो वो खड़े होकर कहते हैं कि मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। मैं अपना नाम वापस लेता हूँ और माननीय वीपी सिंह का नाम तजवीज़ यानी कि सुझाव करता हूँ। वीपी सिंह का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। ठीक है, तो ये कितना बड़ा दिल रहा होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपकी सोच वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती है। अगर किसी का नाम प्रस्तावित किया जाता है तो उसके मन में लड्डू फूटते, लेकिन देवीलाल, वाह क्या आनंद आ गया है। माननीय वीपी सिंह का नाम जब इन्होंने सुझाया, क्योंकि देश वीपी को चाहता है, ऐसी बात इन्होंने कही। इसके बाद हाल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज गया। अजीत सिंह ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया और दंडवते ने वीपी के निर्वाचन की घोषणा कर दी। इस पर चंद्रशेखर खड़े हुए और अपना साल संभालते हुए बैठक से जाने के लिए चलने लगे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा, मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है। मुझसे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा। ये धोखा है। मैं बैठक से बाहर जा रहा हूँ या बैठक छोड़कर जा रहा हूँ। चंद्रशेखर ने अपनी जीवनी बायोग्राफी में लिखा, जिंदगी का कारवां, जो इनका बायोग्राफी, इसमें इन्होंने इस घटना का जिक्र किया। उसमें लिखा है, मुझे ये महसूस हुआ कि सरकार की शुरुआत ही बहुत कपटपूर्ण तरीके से हुई। यह बहुत निचले स्तर की राजनीति थी जिसमें वीपी सिंह एक नैतिक पुरुष के रूप में उभरे। उनका उदय राजनीति में फिसलन की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने भावुक मसला बना दिया था। 2 दिसंबर 1989 का दिन आ जाता है और इस दिन काफ़ी उठापटक के बाद शपथ ग्रहण का आयोजन होता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होता है। तत्कालीन राष्ट्रपति R.K. वेंकटरमण ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। लेकिन कल तक जिन ताऊ देवीलाल ने वीपी के लिए पीएम पद छोड़ दिया था, वो अब उप प्रधानमंत्री के लिए अड़ गए। उनकी मांग वीपी ने पूरी भी कर दी। अब सोचिए कि देवीलाल को फिर से मन में लालच आया कि कहीं गलती हो गई, लेकिन फिर से उन्होंने, अब जान गए थे, उनको तो पता था कि भाई प्रधानमंत्री का पद मैंने छोड़ दिया, लेकिन भाई उप प्रधानमंत्री का पद तो यानी कि डिप्टी पीएम का पद हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर वीपी सिंह ने उनकी मांग भी पूरी कर दी, क्योंकि वीपी सिंह उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित किए थे और उन्होंने पीएम पद का पद एक तरह से उनको ऑफर कर दिया और अब उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सीमा मुस्तफा वीपी की जीवनी द लोनली प्रॉफिट वीपी सिंह अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में लिखती हैं, देवीलाल ने शपथ पत्र में लिखे मंत्री पद को न पढ़कर उप प्रधानमंत्री पद पढ़ा। इस पर वेंकटरमण ने उन्हें टोका, लेकिन देवीलाल पर कोई असर नहीं हुआ। यानी कि उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने उप प्रधानमंत्री पढ़ दिया
और जब उन्होंने शपथ ले लिया तो भाई वो प्रधानमंत्री वो बन गए। दरअसल संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का जिक्र नहीं है। उप प्रधानमंत्री बनने वाले नेता के शपथ पत्र में मंत्री लिखा होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो उप प्रधानमंत्री बनता है उसके पद के शपथ ग्रहण में भी मंत्री पद का ही होता है, लेकिन उप प्रधानमंत्री इन्होंने पढ़ दिया। मना करने के बाद भी ये रुके नहीं। वीपी सिंह को पीएम बनाने की व्यूह रचना करने वाले अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर को बड़े पदों का सुख मिला। अरुण को वीपी ने अपनी सरकार में शामिल किया और वाणिज्य मंत्री पद दिया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर को वीपी ने लंदन में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया। इनके अलावा वीपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया। ऐसा कर वीपी ने मुस्लिमों और जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश भी की। वीपी सिंह चाहते थे कि इसके जरिए मुस्लिमों में संदेश जाए कि उनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है। जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्रालय में कार्यभार संभालते हैं उसी दिन उनकी 23 साल की बेटी रुबैया सईद का अपहरण हो जाता है। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया हॉस्पिटल से घर के लिए निकलती हैं, जिन्हें 5 अलगाववादी मिलकर अगवा कर लेते हैं। ये अलगाववादी मांग करते हैं कि हमीद शेख, शेर खां, जावेद अहमद जरगर, मोहम्मद कलवल और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को रिहा करें। इन मोस्ट वांटेड आतंकियों को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मेहनत कर गिरफ्तार किया था और अब ये उन्हीं के छोड़ने की मांग कर बैठे थे। इस पर वीपी सिंह ने सईद से कहा, हम सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस काम पर लगाएंगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदु कुमार गुजराल अपनी किताब मैटर ऑफ डिस्क्रेशन में लिखते हैं, लंबी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने रुबैया की रिहाई के लिए आतंकियों को छोड़ने का फैसला लिया, जो कि तब और अब भी चौंकाने वाला लगता है। इसके बाद 10 दिसंबर 1989 को 5 आतंकियों को रिहा कर दिया जाता है और सईद की बेटी रुबैया वापस आ जाते हैं। इस मसले पर वीपी की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ और उनकी निंदा की जाने लगे। हो सकता है ये घटनाक्रम भले ही आपको कुछ और दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे घटनाक्रम में क्या पता कोई राजनीतिक पॉलिटिक्स रही हो और किसी नेता के शपथ ग्रहण के बाद या उनके मंत्रालय संभालने के बाद ही उसकी बेटी का अपहरण हो जाना और नाटकीय तरीके से आतंकवादियों को छुड़ाया जाना, इस पर उस समय काफ़ी सवाल भी उठे थे कि कहीं ना कहीं ये नाटकीय घटना तो नहीं थी। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर देश में वीपी सिंह के खिलाफ लोगों का जन आक्रोश भी हुआ। संतोष भारती कहते हैं कि वीपी सिंह ने यहाँ शुद्ध मानवीय भावनाएं दिखाई। इस घटना ने वीपी सिंह के प्रधानमंत्री करियर को लेकर साफ कर दिया कि उन पर दबाव डालकर कुछ भी करवाया जा सकता है। अगर वीपी इस समझौते के लिए हामी नहीं भरते तो उनकी छवि बेहतर होती। यानी कि एक लड़की की वजह से, ठीक भारत की नागरिक थी, उसको छुड़ाना अनिवार्य था, उसके लिए और भी कुछ किए जा सकते थे। कई जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, हमारी कमांडोज होते हैं, उन सब की व्यवस्था की जा सकती है, हमारी इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा सकता था। लेकिन इन्होंने तत्काल आतंकवादियों को छोड़ दिया, जिन आतंकवादियों ने देश में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था और कहीं ना कहीं उनके कमज़ोर नेतृत्व को ये दर्शाने के लिए काफ़ी था। राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह का परिवार ज्योतिष और हस्तरेखा पर काफ़ी विश्वास रखता था। वीपी के पिता और बड़े भाई ज्योतिष पर काफ़ी भरोसा जताते थे, यहाँ तक कि उनके पिता को ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान भी था। द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया के लेखक देवाशीष लिखते हैं, वीपी का परिवार हर छोटे बड़े काम से पहले परिवार के ज्योतिषी से सलाह जरूर लेता था, लेकिन वीपी इससे कतराते थे। वीपी सिंह कहते थे कि ये जो भविष्यवाणी करते हैं अधिकतर गलत निकलती है। वीपी की पत्नी सीता कुमारी सिंह के हवाले से देवाशीष लिखते हैं, हमारे पारिवारिक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरे पति कई ऊंचे पदों तक पहुंचेंगे लेकिन कहीं भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे और ऐसा ही हुआ। हमेशा विवादों में वीपी सिंह रहते थे। प्रधानमंत्री वीपी सिंह एक खास तरह की फर वाली टोपी पहनते थे। इस पर कई बार कंट्रोवर्सी हुई। वन्य जीव प्रेमियों का कहना था कि ये पश्मीना धागे से बनी है। दरअसल पश्मीना धागा आपको बता दें कि हिमालय में पाई जाने वाली खास भेड़ों की खाल से बनाया जाता है। कुछ लोग इसे जिन्ना टोपी के तौर पर देखते थे। पाकिस्तानी अभिजात वर्ग द्वारा पहनी जाने वाली टोपी की पहचान भारत में जिन्ना टोपी के तौर पर बन गई। इसके जरिए वीपी उन भारतीय मुस्लिमों से इमोशनल कनेक्ट करना चाहते थे जिन्होंने उन्हें अपनी पार्टी का वोट दिया था। कुछ लोगों का कहना था कि ये टोपी वीपी सिंह का लकी चार्म था। ऐसा उनके आध्यात्मिक गुरु ने करने को कहा था। हालांकि वीपी सिंह ने कई मौक़ों पर इस विवाद को दबाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यह फर नहीं बल्कि सिंथेटिक है, इसे बनाने के लिए किसी जानवर से क्रूरता नहीं की गई है। वीपी सिंह इसे क्या पहनते हैं, इस पर वीपी सिंह कहते हैं या कहते थे उस समय, मेरे सिर पर प्राकृतिक चीज़ें यानी कि बाल थोड़ी पतली होती जा रही है, इसलिए मुझे इससे गर्म रखने के लिए कुछ कृत्रिम चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मामला और निकला, मंडल और कमंडल की राजनीति में ये कैसे फंस गए थे, ये भी आपको जानना चाहिए। मंडल और कमंडल यानी कि
हिंदुत्व पर कहीं ना कहीं प्रहार हुआ, ब्राह्मणवाद पर प्रहार हुआ। जनता दल के ज्यादातर नेता मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में थे। वीपी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देश में तहलका मचा दिया। दरअसल इसके जरिए शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल गया। इसके खिलाफ सामान्य वर्ग के छात्र कई जगह विरोध प्रदर्शन करने लगे। देवाशीष मुखर्जी द डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह सुक इंडिया में लिखते हैं, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 3 लोगों की अहम भूमिका थी। तत्कालीन कपड़ा मंत्री शरद यादव और समाज कल्याण मंत्री रामविलास पासवान ने सांसदों और मंत्रियों को इस मामले में लामबंद करने का काम किया, जबकि तब के समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव PS कृष्णन ने इस मसले में किन बातों को शामिल करना है उसकी तैयारी की। कुलदीप नैयर एक जिंदगी काफ़ी नहीं अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वीपी सिंह सर्वाधिक विवादास्पद राजनीतिज्ञों में से एक थे। भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव भले ही समाज को बांटने वाला रहा हो, लेकिन उनके कार्यकाल में ही मंडल आयोग की वो सिफारिशें लागू हुई जिन्हें इंदिरा गांधी ने ताक पर रख दिया था। वीपी ने मुझसे यानी कि कुलदीप नैयर से कहा था कि भले ही अपनी एक टांग गंवा दी हो, लेकिन गोल करके ही रहूंगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे मेरा नाम अमर हो जाए। 25 सितंबर 1990 का दिन आता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू कर दी थी। ये देश भर में 10,000 किलोमीटर का सफर पूरा करने के लिए आयोजित की गई थी और ये अयोध्या पहुंचने वाली थी। राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा करने वाली थी, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, बिहार के नेता लालू यादव जैसे नेता इस यात्रा के विरोध में थे। वहीं वीपी सिंह ने आडवाणी को इसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया, अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसका मतलब साफ था कि मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी यानी कि मुलायम सिंह यादव छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि आडवाणी अगर अयोध्या पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट है वो मुलायम सिंह यादव को नहीं मिलेगा, और इसका असर आज तक देखने को मिलता है। जब भी चुनाव आते हैं या जब भी कोई बात उठता है तब मुलायम सिंह यादव को इस बात के लिए हिंदू जनमानस कोसता है कि उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं और कहीं ना कहीं मुसलमानों की तुष्टिकरण के लिए उन्होंने ऐसा किया था, मुसलमानों को वोट के लिए। और आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोट की अगर हम बात करेंगे तो मुसलमान आज भी समाजवादी पार्टी को ही करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट के पीछे पड़ती भी नहीं, क्योंकि वो बिना मुसलमानों के वोट के भी चुनाव लगातार जीतते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत कर जा रहे हैं, तीसरी बार फिर से दावेदारी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में लगातार कोई मेजोरिटी में सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो ये कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की वो गलतियां जो 90 के दशक में हुई थी उसका खामियाजा आज समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। उस वक्त के मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और ऐसा कहकर मुलायम ने आडवाणी को अयोध्या आने की चुनौती दी, और आडवाणी मानने वाले कहाँ थे। इसी बीच वीपी सिंह ने बिहार के तत्कालीन सीएम लालू यादव से कहा, मुलायम तो आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे ही, क्योंकि न तुम ऐसा करो, यानी कि क्यों तुम न ऐसा करो। यानी कि वीपी सिंह ने कहा लालू यादव से कि देखो मुलायम सिंह यादव तो उत्तर प्रदेश में पकड़ ही लेंगे, इससे बढ़िया है कि तुम बिहार में ही पकड़ लो। अब इस बात में लालू गांधी अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लिखते हैं कि मैंने वीपी को 2 बार फोन कर आडवाणी को हिरासत में लेने की सहमति ली। 22 अक्टूबर 1990 को वीपी ने लालू से सारी तैयारी सुनिश्चित करने और रात 2 बजे के बाद आडवाणी को हिरासत में लेने को कहा, क्योंकि तब तक अखबार छप चुके होते हैं, अगले दिन ज़्यादा हंगामा नहीं होगा। बहुत ही एक तरह से प्लानिंग के तहत आडवाणी को गिरफ्तार करने का व्यवस्था बनाया गया। 23 अक्टूबर 1990 को रात 2 बजे बिहार के समस्तीपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट RK सिंह और IPS अफसर रामेश्वर ओरेन पुलिस फोर्स के साथ आडवाणी को हिरासत में ले लेते हैं। इससे नाराज होकर केंद्र की सरकार ने भाजपा ने हाथ खींच लिया। देवाशीष मुखर्जी लिखते हैं, भाजपा के इस फैसले के बाद वीपी सिंह इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन अन्य पार्टी के नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो अविश्वास प्रस्ताव तक पद पर बने रहें। 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 11 घंटे बहस होने के बाद रात 10:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें वीपी सिंह सरकार के पक्ष में 142 और विपक्ष में 346 वोट पड़े। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह सिर्फ 11 महीने ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे। आप यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखेंगे कि जब लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी होती है तो भाजपा इस फैसले के बाद वीपी सिंह से इस्तीफा मांगती है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जब होता है तो इसमें 142 वोट ही वीपी सिंह को मिलते हैं और 346 वोट इनके विपक्ष में जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस
तभी से ही ये टारगेट बना लिया था कि ऐसे लोग हिंदू विरोधी हैं, और उसका खामियाजा आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस किस रसातल में चली गई है। और जिस प्रकार से जिन्होंने भगवान राम के खिलाफ षड्यंत्र रचे, सब पार्टियां कहीं ना कहीं समाप्ति की कगार पर हो चुकी हैं। सरकार गिरने के साथ ही जनता दल में टूट पड़ गए। कुछ नेता चंद्रशेखर के साथ तो कुछ नेता वीपी के बगलगीर बन गए। उस वक्त के गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल, उत्तर प्रदेश के सीएम मुलायम सिंह यादव और हरियाणा के सीएम ओम प्रकाश चौटाला चंद्रशेखर के साथ खड़े थे, जबकि बिहार के सीएम लालू यादव ने वीपी सिंह का कुनबा चुन लिया था। तो इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल में जानने की कोशिश की वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी, साथ ही साथ आडवाणी की जो रथ यात्रा थी उसमें लालू यादव किस प्रकार से वीपी सिंह के सहयोग से उनको गिरफ्तार करते हैं, और उसके बाद वीपी सिंह के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव का तलवार लटक जाता है और फिर उनके विपक्ष में भारी बहुमत से वोटिंग होती है और उनकी सरकार गिर जाती है। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री पद पर 11 महीने के लगभग आसपास ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। फिर भी कहें तो भारत का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य वीपी सिंह को प्राप्त हो ही गया। तो चलिए कल की कड़ी में हम देखेंगे किस प्रकार से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पद पर बनते हैं, फिर उसके बाद अगले प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, और इस प्रकार से सारे प्रधानमंत्रियों की कड़ी को जानते हुए हम पहुंचेंगे भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ, और फिर उसके बाद हम 11वें प्रधानमंत्री की तरफ पहुंचेंगे एचडी देवगौड़ा, और फिर 12वें प्रधानमंत्री संजय गांधी पर, और फिर उसके बाद 13वें प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, और फिर देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। तो इस प्रकार से हमारा कारवां बढ़ता रहेगा। चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।